हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW का ऑल आउट पेपर हो चुका है खत्म। और ये पेपर देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि AEW कंपनी कमजोरों के लिए नहीं है। और मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एकदम आखिर तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल हुए AEW के ऑल आउट 2024 पेपर व्यू का रिव्यू। और हम जानेंगे कि इस पेपर व्यू पर क्या क्या हुआ और हमें इस शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW का पूरा कंटेंट देखने को मिलता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं ऑल आउट पेपर व्यू का रिव्यू और जानते हैं कि शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइस सबसे पहले शो की शुरुआत हमें एक 1-on-1 मैच से होती हुई दिखाई दी, जहां पर MJF डेनियल गार्सिया के खिलाफ के अपने मैच के लिए आ रहे थे। लेकिन गाइस MJF के एंट्रेंस चलने के दौरान ही गार्सिया ने यहां पर आकर MJF पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही इस मैच की शुरुआत हुई, जहां पर मैच की शुरुआत से यहां पर गार्सिया MJF को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे और वो पूरे के पूरे मैच के अंदर MJF पर पायल ड्राइवर लगाकर उनकी नेक ब्रेक करना चाहते थे। जहां पर हम देख भी पा रहे थे कि गार्सिया इस मैच के लिए सर पर पट्टियां पहनकर आए थे, क्योंकि लास्ट डायनामाइट शो पर MJF ने उनका काफी बुरा हाल किया था। और जैसे इस मैच के अंदर MJF को ओपनिंग मिली, वैसे MJF ने फिर एक बार गार्सिया पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और गार्सिया पर अपने काफी इनोवेटिव मूव्स भी लगाए, जहां पर गार्सिया इनएक्सपीरियंस के चलते इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब भी गार्सिया को कमबैक करने का मौका मिलता, तब गार्सिया फिर एक बार यहाँ पर पायल ड्राइवर के लिए जाते और MJF उन्हें फिर एक बार मात दे देते। और ऐसे ही MJF ने गार्सिया पर इतना तगड़ा अटैक कर उनके सिर का हेडबैंड भी निकाला और गार्सिया के सिर से खून भी निकल रहा था। और यहाँ पर MJF गार्सिया को फिर एक बार डिस्ट्रॉय करने के लिए उन पर टॉप रोप से एक टूम्बस्टोन लगाने के लिए गए, लेकिन गार्सिया ने इसे टॉप रोप से एक DDT के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और इसके बाद जब दोनों अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, तब MJF गार्सिया पर अटैक कर रहे थे, पर गार्सिया ने एक तरीके से हल्कअप किया और अपनी पूरी ताकत जमाई और MJF पर एक के बाद एक काफी खतरनाक अटैक कर फाइनली गार्सिया ने MJF पर अपना सबमिशन लगाया था। और पॉसिबली यहाँ पर MJF पास आउट हो सकते थे, लेकिन गार्सिया के मन में MJF के लिए इतनी हेटेड थी कि गार्सिया ने इसे छोड़ दिया और उन्हें MJF पर एक पायल ड्राइवर लगा दिया, पर MJF यहाँ पर किक आउट कर पाए। और जब गार्सिया फिर एक बार MJF पर जा रहे थे, तब MJF ने रेफरी को बीच में खींचा और रेफरी के पीठ पीछे गार्सिया पर एक लो ब्लो लगाकर MJF ने गार्सिया पर एक रोल अप पिन कर दिया। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर MJF ने ये मैच जीत लिया है, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी सरप्राइज था और गार्सिया भी काफी शॉक थे। और इस मैच के बाद यहाँ पर MJF गार्सिया के साथ एक हैंडशेक करना चाहते थे, जहाँ पर सरप्राइजिंगली गार्सिया ने भी एक हैंडशेक किया और MJF गार्सिया को स्टार दिखा रहे थे, लेकिन MJF ने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए और MJF गार्सिया पर अटैक करने के लिए गए, पर गार्सिया रेडी थे और गार्सिया ने MJF पर एक लो ब्लो लगा दिया। और फाइनली गार्सिया ने यहाँ पर MJF से बदला लेते हुए टॉप रोप से उन पर एक काफी खतरनाक पायल ड्राइवर भी लगा दिया, जिससे यहाँ पर गार्सिया को जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी खुश था। और यहाँ पर गार्सिया ने आखिरकार MJF को भी किस दी और वो यहाँ से चले गए। देखने के लिए मजा आएगा कि इनकी स्टोरी यहीं पर खत्म हो चुकी है या फिर आगे भी कंटिन्यू होती है। लेकिन इसके बाद में शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से AEW मेन इवेंट से पहले हैंगमैन और स्वर्व इन दोनों को अलग अलग रख रही है और उनके साथ सिक्योरिटी है, क्योंकि अपने रूम से बाहर ना निकले। लेकिन इसके बाद में शो पर AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैंपियंस यंग बक्स वर्सेस चैलेंजर्स ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैस्नोली और विल रूथा इनके बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिला, जो मैच भी इस पेपर व्यू पर एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर क्लूडियो और विल रूथा काफी मजे लेते हुए यंग बक्स पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और यंग बक्स अपने कॉकनेस के चलते इस पूरे के पूरे मैच के अंदर काफी मार खा रहे थे। पर जब यंग बक्स इस मैच के अंदर सीरियस हुए, तब हमें इस मैच के अंदर यंग बक्स की तरफ से काफी शानदार मूव्स देखने को मिले और इस मैच के अंदर हमें काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर क्लूडियो कई पॉइंट्स तक अकेले ही दोनों निक जैक्सन और मैट जैक्सन पर अटैक कर पाते, पर बक्स भी इस मैच के अंदर विल रूथा को टारगेट कर रहे थे और इस मैच के अंदर भी दिस इज ऑसम के चैंट्स हो रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि ये मैच भी एक ठीक ठाक सा मैच रहा। और इस मैच के आखिर में जब यहाँ पर विल रूथा बक्स पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तो मैट जैक्सन ने नीज ऊपर कर लिए और फिर एक बार यूथा पर एक रोल अप पिन कर दिया, जो क्लूडियो नहीं रोक पाए। इसलिए लगातार दूसरे मैच में भी एक रोल अप पिन के जरिए यंग बक्स ने यह मैच जीत लिया, जो देखकर क्लूडियो और यूथा तो काफी डिसअपॉइंट थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है, पर आगे जो हुआ वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके बाद में शो पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चैंपियन विल ऑस्प्रे वर्सेस चैलेंजर पाक के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिला। और गाइस फिर एक बार ये एक ड्रीम मैच है, जहां पर मैच की शुरुआत से पाक और ऑस्प्रे इनके बीच में ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है और दोनों स्टार्स इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग परफॉर्मेंस दे रहे थे और ये पूरा का पूरा मैच बैकस्टेज से रिकोजेट भी देख रहे थे। और पूरे मैच के अंदर हमें ऑस्ट्रेलिया और पाक इन दोनों की तरफ से काफी शानदार हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं। मानो इस मैच के अंदर दोनों ही दिखाने के लिए आए हो कि इन दोनों में से बेस्ट हाई फ्लायर कौन है
और कौन यूके का बेस्ट रेसलर है। जिसी बीच हमें कई बार ऑस्प्रे इस मैच के अंदर पाक पर हिडन ब्लेड के लिए जाते हुए दिखाई दिए, पर बार बार पाक इसे रिवर्स कर देते और एक टाइम के लिए पाक ने तो ऑस्प्रे पर एप्रन पर एक काफी खतरनाक पॉइजन राना भी लगा दिया, जिसे पाक ने अपने फिनिशर के साथ फॉलो किया। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑस्प्रे किक आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर पाक ऑस्प्रे पर बार बार पॉइजन राना लगा रहे थे और एक टाइम के लिए पाक ने ऑस्प्रे पर अपना सबमिशन ब्रूटलाइजर भी लगा दिया था, जो देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर ऑस्प्रे हार जाएंगे। पर ऑस्प्रे ने इसे रिवर्स कर पाक पर ही पॉइजन राना लगा दिया और उन पर आउट ऑफ नोवेयर अपना फिनिशर हिडन ब्लेड लगा दिया, पर फिर भी पाक किक आउट कर पाए, जिस पॉइंट तक सभी लोग दिस इज ऑसम के चैंट कर रहे थे। और जब फिर एक बार पाक ऑस्प्रे पर टॉप रोप से पॉइजन राना लगाने के लिए गए तो ऑस्प्रे ने अपने पैरों पर लैंड किया और पाक पर एक काफी खतरनाक हिडन ब्लेड लगा दी, लेकिन फिर भी पाक किक आउट कर पाए, जो देखकर ऑस्प्रे ने पाक पर एक के बाद एक ऑस्कटर, स्टाइल्स क्लैश और आउट ऑफ नोवेयर हिडन ब्लेड लगा दिया और फिर एक बार पाक को पिन कर फाइनली यहाँ पर ऑस्प्रे ने यह मैच जीत लिया है, जो मैच सच में इस पेपर पर अब तक का एक काफी जबरदस्त मैच हुआ था। और मैं तो कंसर्न था कि इस मैच को फॉलो कौन करेगा, क्योंकि इस मैच को फॉलो करना काफी मुश्किल था। पर इसके बाद हमें शो पर क्रिस स्टैटलैंडर और विलियम नाइटिंगेल के बीच में एक शिकागो स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिला। और गाइस सच में ये मैच भी एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर मैच की शुरुआत में ही क्रिस स्टैटलैंडर स्टील चेयर लेकर विलियम नाइटिंगेल पर अटैक करने के लिए गई, लेकिन नाइटिंगेल ने इसे रिवर्स कर स्टैटलैंडर पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर स्टैटलैंडर ने भी इस मैच के अंदर विलियम नाइटिंगेल पर स्टील चेयर से अटैक कर उन्हें कॉमेडी टेबल के थ्रू एक काफी खतरनाक पावर बम लगा दिया, जहां पर कॉमेडी टेबल भी टूट गया था। और गाइस AEW कॉमेडी टेबल काफी हार्ड होते हैं, पर इसके बावजूद ये टेबल टूट गया, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। और यहीं पर हमें इस मैच की एक और काफी शानदार मूव देखने को मिली, जब क्रिस स्टैटलैंडर टॉप रोप से टेबल के थ्रू विलियम नाइटिंगेल पर अटैक करने के लिए गई, पर खुद ही टेबल के थ्रू गई। और इसके बाद ये दोनों रैंप पर जाकर रसल कर रहे थे, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर बार्ब वायर बेसबॉल बैट से विलियम नाइटिंगेल पर अटैक करने के लिए गई, लेकिन नाइटिंगेल ने यहाँ पर ट्यूबलाइट्स लेकर ही क्रिस स्टैटलैंडर पर फोड़ दिए, जो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर कमबैक करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने नाइटिंगेल पर रैंपर से नीचे टेबल की तरह एक काफी खतरनाक स्पीयर लगा दी। और इसके बाद जब ये दोनों रिंग के अंदर आए, तब क्रिस स्टैटलैंडर थंबटैक्स और विलियम नाइटिंगेल रिंग के अंदर स्टील चेयर लेकर आ गए, जिस पॉइंट तक पूरा का पूरा क्राउड भी दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहा था। पर विलियम नाइटिंगेल के स्टील चेन से अटैक करने के बाद भी क्रिस स्टैटलैंडर इस मैच के अंदर बनी रही और विलियम नाइटिंगेल को थंबटैक्स के थ्रू फेंकने के लिए गई। पर विलियम नाइटिंगेल के साइड होने की वजह से क्रिस स्टैटलैंडर ने सरप्राइजिंगली यहाँ पर थंबटैक्स के ऊपर ही काफी खतरनाक स्प्लिट कर दिया, जिससे वो तो काफी दर्द में थी। पर विलियम नाइटिंगेल ने उसी थंबटैक्स पर क्रिस स्टैटलैंडर पर फिशरमैन्स ड्राइवर लगा दिया, पर फिर भी वो ये मैच नहीं जीत पाई। और सरप्राइजिंगली इसके बाद क्रिस स्टैटलैंडर रिंग के अंदर स्टील चेन लेकर आ गई और उन्होंने वो चेन विलियम नाइटिंगेल के हाथ के अंदर बांध दी और दूसरे अपने हाथ के अंदर, मानो कि ये मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच से सीधा एक स्ट्रैप मैच बन चुका था। और अब यहाँ पर विलियम नाइटिंगेल पर स्टील चेन से अटैक कर फाइनली क्रिस स्टैटलैंडर ने उन पर स्टील चेन से अपना सबमिशन लगा दिया, जहां पर आखिरकार विलियम नाइटिंगेल ने टैप आउट कर दिया और क्रिस स्टैटलैंडर ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच सच में फिर एक बार एक काफी शानदार मैच रहा। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनकी स्टोरी के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें रेने पैकेट बैकस्टेज में ऑस्प्रे का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दे रही थी, जहां पर ऑस्प्रे को अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने पर कांग्रेचुलेट कर रही थी। लेकिन यहीं पर बात करते हुए ऑस्प्रे अपने नेक्स्ट चैलेंजर के बारे में बात कर रहे थे और वो जानना चाहते थे कि क्या रिकोचेट सिर्फ बैठकर देखने वाले हैं। और ऑस्प्रे के ऐसे कहते यहाँ पर रिकोचेट आ गए और रिकोचेट ने कहा कि ऑस्प्रे उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, जब टाइम आएगा तब रिकोचेट भी दिखा देंगे कि वो क्या कर सकते हैं। जिस पर ऑस्प्रे ने भी कहा कि हाँ रिकोचेट दिखा दे। ये कहकर ऑस्प्रे यहाँ चले गए, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जहां पर ओकाडा अपनी चैंपियनशिप कैसिडी, मार्क ब्रिस्को और कोनोसुके तकेत्सा के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस मैच की शुरुआत में ही हमें यहाँ पर तकेत्सा वर्सेस ओकाडा ये काफी शानदार चीज देखने को मिलती अगर कैसिडी बीच में नहीं आते तो। लेकिन इसके बाद इस मैच के अंदर भी काफी जबरदस्त एक्शन चला, जहां पर इस मैच के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स होने की वजह से एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स तो हो ही रहे थे। और एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी और मार्क ब्रिस्को मिलकर यहाँ पर तकेत्सा और ओकाडा पर अटैक कर रहे थे, जिस चीज का फायदा उठाकर एक बार के लिए तकेत्सा और ओकाडा ने ऑस्प्रे और मार्क ब्रिस्को पर अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया। और जब हमें फाइनली तकेत्सा वर्सेस ओकाडा देखने को मिला, तो गाइज यहाँ पर फैंस इस चीज के लिए पूरी तरीके से क्रेजी हो चुके थे और सच में इन दोनों ने भी फैंस के एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर किया है। पर इस मैच के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी आया जब इस मैच के अंदर सभी ने ओकाडा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और लग रहा था कि अब रिंग के अंदर कोई भी कभी भी ये मैच जीत सकता है, क्योंकि एक तरीके से इस मैच के आखिर में फिनिशर फेस्ट हो रहा था। पर सभी सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर फिनिशर लगाने के बाद आखिरकार ओकाडा रिंग के अंदर आए और उन्होंने कैसिडी पर अपना फिनिशर रेन मेकर लगा दिया और यहाँ पर कैसिडी को पिन कर ओकाडा ने मैच जीत लिया है और ओकाडा स्टिल है AEW कॉन्टिनेंटल चैंपियन। जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर तकेत्सा तो काफी गुस्सा थे।
तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे तकेत्सा और ओकाडा के बीच में क्या होता है, क्योंकि लग रहा है कि इनके बीच में राइवलरी काफी तगड़ी होने वाली है। पर इसके बाद में शो पर मर्सिडीज मोने अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप हिकारू शिडा के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही मर्सिडीज मोने अपने आप को स्ट्रॉन्गर दिखाने के लिए हिकारू शिडा पर काफी तगड़ा अटैक करती हुई दिखाई दी, जहां पर काफी देर तक हिकारू शिडा के पास मर्सिडीज मोने के अटैक का कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन जब उन्हें ओपनिंग मिली तब उन्होंने भी इस मैच के अंदर दिखा दिया, क्योंकि उन्हें बिग मैच स्टार कहा जाता है। और इसके बाद में मर्सिडीज मोने और हिकारू शिडा इनके बीच में ये मैच एक काफी शानदार मैच देखने को मिला, जहां पर काफी दिनों बाद मर्सिडीज मोने को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस मैच के अंदर पूरी तरीके से प्रिपेयर आई है और वो भी काफी फोकस दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी हिकारू शिडा ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया और एक बार के लिए तो मर्सिडीज मोने पर 3 बार अपना सिग्नेचर लगा दिया, लेकिन फिर भी मर्सिडीज मोने किक आउट कर पाए, जो देखकर हिकारू शिडा ने मर्सिडीज मोने पर 3 बार अपना फिनिशर कटाना भी लगा दिया, लेकिन फिर भी मर्सिडीज मोने किक आउट कर पाए, जो दिखा रहा था कि मर्सिडीज मोने कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। पर इसके बावजूद भी वो यहाँ पर कैंडो स्टिक के लिए जा रही थी, जो चीज उन पर ही भारी पड़ी और एक बार के लिए हिकारू शिडा भी यहाँ पर कैंडो स्टिक से मर्सिडीज मोने पर अटैक करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एज अ रिजल्ट मर्सिडीज मोने ने हिकारू शिडा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है और अपने दम पर अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनकी टाइटल रेन कैसी होती है। पर इसके बाद में शो का फर्स्ट मेन इवेंट देखने को मिला, जहां पर में ब्रायन डेनियल्सन अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जैक पेरी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जैक पेरी इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को काफी नीचा दिखा रहे थे और वो भी टेक्निकल रेसलिंग के अंदर, जो काफी देर तक चलने नहीं वाला था। और यहाँ पर शिकागो के अंदर जैक पेरी के लिए क्राइमियर रिवर के चैंट्स हो रहे थे, जो कि सीएम पंक का होम टाउन है, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। और एक टाइम के लिए जब ब्रायन ने इस मैच के अंदर जैक पेरी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो गाइस जैक पेरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और जैक पेरी ने पूरे के पूरे मैच के अंदर काफी तगड़ा मार खाया। लेकिन एक ओपनिंग देखकर जैक पेरी ने ब्रायन के नेक को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और एप्रन पर उन पर एक काफी खतरनाक डीडीटी लगा दी, जिससे वो भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए और हमें जैक पेरी की तरफ से भी इस मैच के अंदर काफी शानदार मूव्स देखने को मिले। पर ब्रायन इस मैच के अंदर होल्ड बैक नहीं करने वाले थे, पर वो कुछ भी कर ले जैक पेरी यहाँ पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। और एक टाइम के लिए जब ब्रायन जैक पेरी पर अपना फिनिश लगाने के लिए गए तो जैक पेरी ने रेफरी को बीच में खींच लिया, जिससे कि रेफरी यहाँ पर नॉकआउट हुआ और इस चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर बक्स ने आकर ब्रायन पर अटैक कर दिया। और इससे पहले कि बक्स ब्रायन पर बीटीए ट्रिगर लगाते यहाँ पर क्लूडी और विदर यूथा आ गए, जिन्हें देखकर बक्स तो यहाँ से भाग गए। पर इसी बीच जैक पेरी ने ब्रायन पर अपना फिनिश लगा दिया, लेकिन फिर भी ब्रायन यहाँ पर किक आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर जैक पेरी ब्रायन को मिडिल फिंगर दिखाकर रेस मूवमेंट कर रहे थे और उन पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे। लेकिन ब्रायन ने इसे अपने पोसाई को नी के अंदर कन्वर्ट कर लिया और फिर एक बार जैक पेरी पर एक और पोसाई को नी लगा दिया, जो दिखने में सच में काफी खतरनाक था। लेकिन फिर भी जैक पेरी किक आउट कर पाए, जिस पॉइंट तक पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंट्स कर रहा था। और गाइस सच में जैक पेरी यहाँ पर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे थे। पर जब ब्रायन फिर एक बार जैक पेरी पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे तब जैक पेरी के पास करने के लिए कुछ नहीं था और एक फियरलेस रेसलर की तरह जैक पेरी ने दोनों हाथ फैलाकर ब्रायन का एक फिनिशर खाया, जिसके बाद जैक पेरी को पिन कर ब्रायन ने यह मैच जीत लिया है। और गाइस सच में यहाँ पर जैक पेरी का कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आ रहा है, जहाँ पर वो किसी भी चीज से नहीं डर रहे। पर इस तरीके से इस मैच के अंदर जैक पेरी को हराकर ब्रायन ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन तो कर ली, लेकिन इसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर किल स्विच ने आकर ब्रायन पर अटैक कर दिया। और काफी सालों बाद किल स्विच और जैक पेरी को एक दूसरे के आमने सामने देखकर मुझे जंगल बॉय और लूचासोरस की याद आ रही थी, लेकिन इनके बीच में यहाँ पर कुछ होता इससे पहले ही यहाँ पर क्रिश्चियन केज अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ गए, जिन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला था। पर वो रिंग के अंदर आते इससे पहले ही आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर जॉन मॉक्सली आकर खड़े हो गए, मानो कि वो यहाँ पर ब्रायन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे और ये देखकर ब्रायन भी काफी खुश थे। पर यहाँ पर क्रिश्चियन फिर भी ब्रायन पर जाने के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने बैकअप किया, जो देखकर फाइनली क्रिश्चियन केज यहाँ से वापस चले गए और इनके अंदर जाकर जॉन मॉक्सली और ब्रायन ने उनकी जीत सेलिब्रेट की। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्लूडियो ने ब्रायन पर अटैक कर दिया, जो देखकर ब्रायन काफी सरप्राइज थे। कितने में यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने एक प्लास्टिक बैग लेकर उस बैग से ब्रायन को चोक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस ये देखकर यहाँ पर विदर यूथा काफी शॉक थे और उन्हें पता ही नहीं था कि बीसीसी ये करेगा। और यहाँ पर विदर यूथा लिटरली ब्रायन की हालत देखकर रो रहे थे। पर यहाँ पर मॉक्सली ने ब्रायन को रिलेंटलेसली चोकआउट किया और पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर दिस इज मर्डर के चैंट्स कर रहा था। और इसी तरीके से यहाँ पर ब्रायन को चोकआउट कर फाइनली यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ चला गया, लेकिन विदर यूथा ब्रायन के साथ ही थे और यहाँ पर ब्रायन को फिर एक बार होश दिलाने के लिए डॉक्टर्स की मदद कर रहे थे, जो सीन सच में देखने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर विदर यूथा ब्रायन के लिए काफी कंसर्न है, जबकि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ब्रायन पर टर्न कर यहाँ से चला गया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्टोरी किस डायरेक्शन के अंदर जाती है। लेकिन सच में मैंने ये नहीं सोचा था कि हमें शो पर ये चीज होती हुई दिखाई दे सकती है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के दूसरे मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं स्वर्ड स्विट्जरलैंड
एक स्टील केज लाइट्स आउट मैच के अंदर हैंगमैन पेज को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे और ये मैच शुरू होने के पहले ही स्वर्व ने हैंगमैन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ पर हैंगमैन को पहले डिस्ट्रॉय कर रखना चाहते थे। और जब स्टील केज नीचे आ रहा था तब हम देख पा रहे थे कि प्रिंस नाना रिंग के अंदर वेपन्स फेंक रहे थे, जबकि यहाँ पर स्वर्व हैंगमैन पेज को जो स्टील केज और रिंग आती है इसके बीच में डिकैपिटेट करने के बारे में सोच रहे थे, पर किस तरीके से हैंगमैन इससे बच पाए। और जब स्टील केज नीचे आया तब ये मैच नॉर्मली स्टार्ट हुआ और मैच जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर इस मैच की ब्रुटैलिटी देखने को मिली, जहाँ पर हैंगमैन ने सबसे पहले एक बॉक्स से यहाँ पर स्टेपल गन निकाली और वो स्वर्व पर फिर एक बार स्टेपल कर रहे थे, लेकिन स्वर्व को इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और स्वर्व ने स्टेपल गन लेकर हैंगमैन के पीठ पर स्टेपल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हैंगमैन पेज काफी दर्द के अंदर थे। पर स्वर्व यहाँ पर इस तरीके से चिल कर रहे थे कि मानो कि उनके लिए रोज की बात है। और यहाँ पर स्वर्व ने अपने घर की बचपन की फोटो लेकर हैंगमैन पेज के चेहरे पर भी स्टेपल कर दी, जो सेम चीज हैंगमैन पेज ने स्वर्व के साथ की थी। पर हैंगमैन ने भी अपना कमबैक कर यहाँ पर एक बार्ब वायर लिया और वो बार्ब वायर अपने हाथ पर लपेट कर उस बार्ब वायर से स्वर्व पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और एक टाइम के लिए वही बार्ब वायर स्टील केज पर फंसाकर हैंगमैन पेज ने उसी बार्ब वायर पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड का सिर फेंक मारा, जो इस मैच के काफी ब्रूटल मोमेंट्स थे। और इस पॉइंट तक इस मैच के अंदर दोनों ही स्वर्व और हैंगमैन ब्लीड कर रहे थे, जहां पर मैं स्वर्व की तरफ से हैंगमैन पर बकशॉट लैरिट भी देखने को मिली और वो यहाँ पर एक सिंडर ब्लॉक ले आए और स्वर्व ने हैंगमैन पर सरप्राइजिंगली उस सिंडर ब्लॉक के थ्रू कवाड़ा ड्राइवर लगा दिया, जो मूव WWE के अंदर लिटरली बैन है, क्योंकि इस मूव से रेसलर्स का करियर तक खत्म हो सकता है। और गाइस ये मूव स्वर्व ने सिंडर ब्लॉक के थ्रू हैंगमैन पेज पर मारी, लेकिन फिर भी हैंगमैन पेज ने यहाँ पर किक आउट कर दिया, जो देखकर मैं तो काफी शॉक हो चुका था। और फिर एक बार यहाँ पर स्वर्व ने टेबल के थ्रू हैंगमैन पेज पर अपना स्वर्व स्टॉम्प लगा दिया, पर वो भी इस मैच के अंदर उनकी कुछ मदद नहीं कर पाया। और एक टाइम के लिए हैंगमैन ने इस मैच के अंदर स्वर्व के जले हुए घर का एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला और हैंगमैन उस लकड़ी के टुकड़े से स्वर्व पर अटैक करने के लिए गए, लेकिन स्वर्व ने इसे रिवर्स कर उसी टुकड़े से हैंगमैन पेज के सिर पर इतनी बुरी तरीके से अटैक किया मानो कि वो यहाँ पर हैंगमैन पेज को स्टेक करना चाहते हैं। और इसके बाद स्वर्व यहाँ पर रो भी रहे थे और इसके बाद स्वर्व यहाँ पर अपने घर की हालत देखकर रो भी रहे थे। और स्वर्व के इसी इमोशनल पन का फायदा उठाकर हैंगमैन ने स्वर्व पर एक लोर लगाकर उस सेंडर ब्लॉक के थ्रू स्वर्व पर एक काफी खतरनाक पावर बॉम्ब लगा दिया, जो देखकर मुझे तो लग रहा था कि स्वर्व यहाँ पर मर ही चुके हैं। पर गाइस इस मैच की ब्रुटैलिटी अब तक नहीं रुकी थी। एक टाइम के लिए हैंगमैन ने स्टील केज के टॉप से स्वर्व पर फिर एक बार काफी खतरनाक पावर बम लगा दिया और यहाँ पर स्वर्व फिर भी हार नहीं मान रहे थे, जो देखकर हैंगमैन ने स्टील चेयर लेकर स्वर्व पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर स्वर्व के पास खड़े रहने की तक ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हंस रहे थे, जो देखकर हैंगमैन पेज ने यहाँ पर बॉक्स से गाइस सीधा इंजेक्शन नीडल्स निकाले और वो स्वर्व के मुंह के अंदर पियर्स कर दिए, जिस लेवल की ब्रुटैलिटी मैंने कभी सोची नहीं थी। और ये सीन देखने में काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। और इसके बाद हैंगमैन ने स्टील चेयर लेकर स्वर्व के सिर पर इतनी जोरदार और बुरी तरीके से स्टील चेयर शॉट मारा कि यहाँ पर स्टील चेयर टूट गई थी और इस चीज से स्वर्व यहाँ पर लिटरली नॉकआउट हो गए और रेफरी ने यहाँ पर नॉकआउट के जरिए हैंगमैन एडम पेज को विनर डिक्लेयर कर दिया। जिस तरीके से हैंगमैन पेज ने मैच जीत लिया है और हैंगमैन पेज के मैच जीतने के बाद हमें लग रहा था कि शायद हैंगमैन पेज यहाँ पर अब भी कंफ्यूज है और उन्हें पता नहीं चल रहा कि उन्होंने क्या किया, सही या फिर गलत। लेकिन फाइनली जब ये शो ऑफिस जाने के लिए आया तब हैंगमैन पेज यहाँ पर एक मैनियाक की तरह हंस रहे थे, मानो कि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर वो चीज अचीव कर ली है जो कि वो चाहते थे। और ऐसे इस साल का ऑल आउट पेपर खत्म हुआ है, जो सच में काफी ब्रूटल पेपर रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि गाइस AEW कमजोर दिलों वालों के लिए नहीं है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?